नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन की चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचबीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पाठ 57 लेके आ चुका हूँ। पाठ 57 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना। तो हिमाचल प्रदेश बिकेम यूनियन टेरिटरी ऑन। तो अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की केंद्र शासित प्रदेश की, तो हिमाचल 1 नवंबर 1956 को यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बना। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ। तो अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के गठन की, तो हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ। अच्छा, हिमाचल का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है तो हिमाचल प्रदेश में उस समय कितने जिले थे। तो जब हिमाचल का गठन हुआ तो उस समय हिमाचल में 4 जिले थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। अच्छा सर, 4 जिले कौन कौन से थे। तो 4 जिले थे सिरमौर, मंडी, महासू और चंबा। ट्रिक है SMMC। तो सिरमौर, मंडी, महासू और चंबा उस समय हिमाचल प्रदेश में मात्र 4 जिले होते थे जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वो कितनी रियासतों से मिलकर हुआ। तो हिमाचल का गठन 30 रियासतों से मिलकर हुआ। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और जब हिमाचल का गठन हुआ था तो उस समय हिमाचल का जो क्षेत्रफल था वो कितना था, वो था 27,169 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। अगर आप भी एचपीटेट नवंबर की तैयारी कर रहे हो और अभी भी कुछ आखिरी के दिनों में अपना एचपीटेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो हमसे आप पेड हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। साथ में हमारी क्लासेस को भी हमारी परचेज कर सकते हैं। 7876145409। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और वो हैंड रिटन नोट्स हमसे लीजिए जिससे हजारों बच्चे अपने एचपीटेट परीक्षा को क्वालिफाई कर चुके हैं। अच्छा, बात करें आपकी हिमाचल की। हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश भी बन चुका है और केंद्र शासित प्रदेश बना था 1956। लेकिन इससे पहले जब हिमाचल का गठन होता है इसके बाद हिमाचल को एक गौ श्रेणी का राज्य जिसको बोलते हैं पारसी राज्य बनाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश पारसी राज्य या गौ श्रेणी का राज्य कब बना। तो ये बना 1951 में। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टेट परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया जाता है। और बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में मिलने वाला कौन सा जिला था। तो बिलासपुर जो है हिमाचल प्रदेश में मिलने वाला 5वां जिला था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। तो बिलासपुर 1 जुलाई 1954 को, तो 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को जो है वो हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाता है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन इतना ही नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद जो टेरिटोरियल काउंसिल है वो कब बनी। तो क्षेत्रीय परिषद का गठन हिमाचल प्रदेश में 1957 में होता है। और इसके जो पहले अध्यक्ष जो थे क्षेत्रीय परिषद के, उनका नाम क्या था। तो क्षेत्रीय परिषद के जो अध्यक्ष थे वो थे ठाकुर करम सिंह। इस बात को भी आपने बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखना है। ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा, क्षेत्रीय परिषद से विधानसभा भी बनाई गई। पहले क्षेत्रीय परिषद होती थी किसकी अध्यक्षता में, ठाकुर करम सिंह की अध्यक्षता में। लेकिन फिर क्षेत्रीय परिषद को कैंसिल करके 1963 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा बनाई जाती है। और हिमाचल प्रदेश में एक विशाल हिमाचल, अच्छा विशाल हिमाचल का पुनर्गठन कब हुआ। जब पंजाब के कुछ हिस्से को हिमाचल में मिला दिया गया था और एक विशाल हिमाचल बना था। तो विशाल हिमाचल का जो गठन होता है वो 1 नवंबर 1966, याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशाल हिमाचल का जो निर्माण हुआ था वो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। और हिमाचल प्रदेश को जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो 25 जनवरी 1971 को मिला। और हिमाचल को जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, स्टेटहुड का जब दर्जा दिया गया था, तो ये भारत का 18वां राज्य बना था। ये बात आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य बना था ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो बना था वो 18वां राज्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए आप इन सभी क्वेश्चन को डिटेल से याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट स्टैचू इन इंडिया। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। देखिए, हरमिंदर साहिब तो कोई मूर्ति नहीं है, तो गोल्डन टेम्पल को हरमिंदर साहिब कहा जाता है, ये अमृतसर में। हम्पी के स्मारक भी देखो सबसे ऊंची मूर्ति नहीं है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, जी बिल्कुल, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी पर यह बनी है। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये भारत की भी क्या है, सबसे ऊंची ही मूर्ति है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी। अच्छा, स्टैचू ऑफ यूनिटी
यूनिटी जो है वो किसको समर्पित है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कल के लिए। तो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, भारत के जो लौह पुरुष है, लौह पुरुष और भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको समर्पित है आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो ये कितने मीटर ऊंची है, तो ये 182 मीटर, याद रखना है, ये जो है वो 182 मीटर ऊंची है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। एक बार फिट में पूछा गया था तो फिट में आएगा 597 फिट, और अगर मीटर की बात करें तो 182 मीटर है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, ठीक है। तो साडू बेट द्वीप एक पड़ता है और नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में सरदार सरोवर बांध उसके सामने है, नर्मदा नदी पर बना है सरदार सरोवर बांध, तो उसके ठीक सामने नर्मदा नदी के ऊपर ही बनाई गई है स्टैचू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको भारत का लौह पुरुष और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इनके लिए ये बनाई गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसका जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया होगा, क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। तो इसका डिजाइन के जो मूर्तिकार इसके थे वो थे राम वी सुतार। तो राम वी सुतार के द्वारा इसका डिजाइन बिल्कुल तैयार किया गया था स्टैचू ऑफ यूनिटी का, ये भी आप डिटेल से याद रखिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को मैं बहुत बार आपको जो है वो पढ़ा चुका हूँ कि कुल्लूत देश की कहानी जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, हु हैज़ द रिटन बुक कुल्लूत देश की कहानी। तो कुल्लूत देश की कहानी एक बुक है, इस बुक को लिखा है लालचंद प्रार्थी ने। तो लालचंद प्रार्थी जी के द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है कुल्लूत देश की कहानी। लेकिन यहाँ पे नाम तो नोरा रिचर्ड्स भी दिया है, क्या नोरा रिचर्ड्स के द्वारा भी कोई बुक लिखी गई है? क्या आपको पता है सर कि नोरा रिचर्ड्स की कोई बुक है? जी बिल्कुल है, नोरा रिचर्ड्स की एक बुक है कंट्री लाइफ। क्या है? कंट्री लाइफ। तो कंट्री लाइफ नोरा रिचर्ड्स की बुक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको बता देता हूँ जो यहाँ पे पूछी जाती है। एक तो बिलासपुर की कहानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर की जो कहानी बुक है वो लिखी है अक्षर सिंह, भाई अक्षर सिंह के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है बिलासपुर की कहानी। इसके अलावा एक कुल्लू देश की कहानी हो गया, कुल्लू देश की कहानी हमने जो है वो कर लिया। एक बिलासपुर की कहानी है और एक आपकी बुक और है, और वो बुक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो बुक के जो राइटर हैं वो है आनंद चंद। तो बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के जो राइटर है ना वो आनंद चंद है। अच्छा, एक किताब है कामनी किन्नौर। कामनी किन्नौर पुस्तक अगर आपसे परीक्षा में पूछी गई तो ये इस किताब के राइटर पूछी गई है बहुत बार, आर के कौशल है। तो आर के कौशल साहब के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है कामनी किन्नौर, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन एक बार परीक्षाओं में पूछा गया था द वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये लिखी गई है जगमोहन बलोत्रा। तो जगमोहन बलोत्रा के द्वारा बुक लिखी गई है द वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश। एक बुक और जरूर याद रखना, हो सकता है यही बुक इस बार परीक्षाओं में पूछी जाए। इस बार की जो परीक्षा होगी तारिक ए रियासत सिरमौर, तो तारिक ए रियासत सिरमौर बुक की जो राइटर है वो राजा रणजौर सिंह है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक बुक और है लाजो। लाजो जो बुक लिखी है वो लिखी है शांता कुमार ने। इसके अलावा धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, देशभक्त स्वामी विवेकानंद, हिमालय पर लाल छाया, ये सारी किताबें एक ही व्यक्ति ने लिखी है और उस व्यक्ति का नाम है शांता कुमार। ये शांता कुमार वही है जो भारत हिमाचल के पहले गैर कांग्रेसी, तो हिमाचल के पहले गैर कांग्रेसी मतलब जो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, तो हिमाचल के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है? शांता कुमार है। इस बात को आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बुक है अबॉर्ड ऑफ गॉड। अबॉर्ड ऑफ गॉड पुस्तक किसने लिखी? ऐसे आएगा अबॉर्ड ऑफ गॉड, तो आप बोलेंगे सर पता ही नहीं है अबॉर्ड ऑफ गॉड पुस्तक किसकी है। तो अबॉर्ड ऑफ गॉड जो पुस्तक है ये जो लिखी है वो लिखी है एंड्रयू विल्सन, इनका नाम भी आपको डिटेल से याद रखना है। इसके अलावा आपका बहुत सारी यहाँ पे किताबें हैं लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हमको कवर करने हैं, इसीलिए कुछ अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्योंकि अगर मैं कराने लग जाऊँ तो 20 मिनट में एक क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ, लेकिन हमको एक क्वेश्चन ही कराएंगे तो फिर बोर भी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा डेप्थ में लेके भी जा रहा हूँ लेकिन एक लिमिटेड एरिया तक। और एक बुक और कर लो, प्राचीन हिमाचल। प्राचीन हिमाचल बुक लिखी है एलसी पांडे। एलसी प्रार्थी ने लिखी है कुल्लूत देश की कहानी, लालचंद प्रार्थी ने, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा गया कल के लिए कि एलसी पांडे ने, लालचंद पांडे ने कौन सी बुक लिखी है, तो इन्होंने लिखी है प्राचीन हिमाचल। तो एक बुक और पहाड़ी चित्रकला, ये लिखी है किशोरी लाल बेद, ये पूछी जा रही है बार बार, पहाड़ी चित्रकला ये लिखी है किशोरी लाल बेद।
अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो देखिए, अगर बात करें बछेंद्री पाल की, तो ये माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और बछेंद्री पाल की बात करें तो ये 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पे गई थी और ये भारत की पहली महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, दुनिया के अंदर माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन गया था? तो विश्व के अंदर जो गया था तो वो 1950 29 मई 1953 को, याद रखना है 29 मई 1953 की बात है। दुनिया के अंदर सर्वप्रथम दो व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। एक का नाम था तेंजिंग नॉर्गे, एक का नाम था एडमंड हिलेरी। तो सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, इन दोनों ने जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था 29 मई 1953। और इसीलिए ना अब 29 मई को क्या मनाया जाता है? माउंट एवरेस्ट डे भी पूरे दुनिया के अंदर मनाया जाता है। इस बात को बेहतरीन तरीके से आपको याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी पूरे विश्व की पहली कौन सी महिला है? महिला की अगर बात करेगा कि जो माउंट एवरेस्ट पे गई थी, तो इनका नाम है जुको तबेई जी। जुको तबेई जी जापान की थी और ये पहली महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पे गई थी। कब गई थी? 1975 16 मई 1975 को गई थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट कैसी चोटी है? तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो हाइट है वो 8,848.86 मीटर है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। कई किताबों में अब ये बदल के 8,849 भी दी गई है, लेकिन अभी इतनी नहीं हुई। अभी 8,848.86% है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में एक नाम बोला जाता है सागर माता। सागर माता ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन माउंट एवरेस्ट में नेपाल के जो लोग हैं माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? सागर माता बोलते हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और चीन में माउंट एवरेस्ट को चोमुलंगमा भी कहा जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय। देखिए, दुनिया का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो आप सभी लोग जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार है। और नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रत्येक वर्ष कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है, जिस दिन विश्व मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। तो दो क्वेश्चन एक साल लपेटना है कि विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ 10 दिसंबर को दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज नोबेल पुरस्कार भी 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। इस बात को मेरे भाई बहनों आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। देखिए, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ने पूछा था कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय। कल के लिए क्वेश्चन आ सकता पहला एशियाई और पहला भारतीय, वो था आपका रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए, वही रविंद्रनाथ टैगोर जिनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिस किताब का नाम था गीतांजलि। और गीतांजलि के लिए इनको क्या मिला था? गीतांजलि के लिए कल के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके लिए मिला, तो गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला। किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला। और भैया दूसरा बात आपको याद रखनी है, कब मिला? तो याद रखना 1913 में मिला। क्वेश्चन बाल की खाल निकालना हमारा काम है। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय और ओनली वन पहले भारतीय व्यक्ति जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता, तो उनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर थे। पहले एशियाई भी यही थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार को जीता था। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे नाम दिया है अमर्त्य सेन, इनके नाम से आप क्या क्वेश्चन बनाओगे? भाई ऑप्शन से आप क्वेश्चन बनाते हो, यहाँ से भी बनाओ। तो क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। क्या बात है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? बोलेंगे अमर्त्य सेन है। कब मिला सर इनको? 1998 में मिला। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार था। मेरे भाई बहन इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अगला नाम है मदर टेरेसा। सर इनसे क्या क्वेश्चन बनाओगे? आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाते हो। जी बिल्कुल बनाएंगे। क्वेश्चन बोलेगा कि शांति के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले भारत में किसको मिला? तो शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को 1979 में सबसे पहले नोबेल मिला। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। भारत से पहले ये किस देश की निवासी थी? अल्बानिया। एक देश था
अल्बानिया, उसी देश की निवासी होती थी मदर टेरेसा। लेकिन भैया ये भारत आई, 1948 में भारत की नागरिकता ली, देन उसके बाद 1979 में इनको दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल मिला, और इनको 1980 में भारत रत्न भी दिया गया, जो कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। सर हरगोविंद खुराना कौन है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पाने वाला व्यक्ति है हरगोविंद खुराना। कब मिला? जी हाँ, 1968 में इनको मिला। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, बेहतर तरीके से याद रखनी है मेरे भाई बहन। आपको अगर चीज़ें याद हो जाएगी तो आप इन बातों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखोगे। क्वेश्चन पूछा गया था तो इनको जो मिला था वो 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने ऐसा क्या किया था, तो इनको कृत्रिम जीव संश्लेषण, आपका जो सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो उसकी खोज करी थी इन्होंने। तो कृत्रिम जीव संश्लेषण की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना के द्वारा की गई थी। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको हर एक बात डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल पाने वाले व्यक्ति, जी हाँ, ये तो देखो बताना चाहिए सर मेरे को, तो है सीवी रमन। सीवी रमन साइंस के क्षेत्र में भारत में नोबेल पाने वाले पहले व्यक्ति है, लेकिन इन्होंने किस में पाया था? फिजिक्स में, भौतिकी में पाया था। और कब पाया था? इनको मिला था 1930 में। और इन्हीं के याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे होता है ना, 28 फरवरी को, वो इन्हीं के याद में मनाया जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। अच्छा, पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। अच्छा सर, कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को, तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना, बम्बई में स्थापना हुई थी। अच्छा, स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए ओ ह्यूम। तो ए ओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और दादा भाई नौरोजी क्या थे? ये कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे सर? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, और इन्होंने कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन जो हुआ था ना मद्रास में, उसकी अध्यक्षता की थी। तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में होता है, उसमें अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी वही व्यक्ति है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष है। अगर क्वेश्चन पूछने वाला घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम, तो आपने पूछ लिए, आपने हिंदू भी पूछ लिए। आप ये बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ईसाई या अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जॉर्ज यूल। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन, जो कि 1888 में हुआ था, अधिवेशन होता है एक सम्मेलन, एक मीटिंग सी होती है, तो उसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल साहब ने। ठीक है, तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से हम यहाँ इतना ही नहीं देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एक ही अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। सर बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में हुआ था। कांग्रेस का सर 40वें नंबर का ये कॉन्फ्रेंस थी, 40वें नंबर का अधिवेशन था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। देखिए आज मैं एक ही वीडियो आपके बीच डाल पाया था, मैं कहीं बाहर आउट ऑफ स्टेशन अपने जगह से गया था, इसीलिए मैं सिर्फ एक वीडियो आपके बीच डाल पाया हूँ। जैसे ही मैं अपने एकेडमी वापस पहुंचता हूँ, डेली जो हमारी 3 वीडियो रहती है वो अब शुरू हो जाएगी, और साथ में यूट्यूब पे हम लाइव भी अब आने वाले हैं। तो लाइव में आप ज़रूर जुड़े, जहाँ पे मैं बिल्कुल क्लास में आपको लाइव पढ़ाऊँगा बोर्ड में। वो क्लासें हमारी 2-2 घंटे की मैराथन रहेगी, लेकिन वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र के रूप में साबित होने वाली है। तो वहाँ उनको आप ज़रूर फॉलो करें, और साथ में जो आखिरी का हमारा एक हफ्ता रहता है उस टाइम वो हमारी लाइव चलती है, तो उनको भी आप ज़रूर फॉलो करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है वो सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया जाता है? तो कांग्रेस का 1896 का जो कोलकाता अधिवेशन होता है, इसमें सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया जाता है, और वंदे मातरम कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में गाया जाता है। मेरे भाई मेरे बहन, आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि 12वें अधिवेशन में गाया,
कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 1896 में भी हुआ। ये वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछा था कि वंदे मातरम 1896 में गाया है तो राष्ट्रगान कब गाया होगा? तो राष्ट्रगान कांग्रेस के 27वें अधिवेशन 1911 में गाया गया, जो कि कोलकाता में, ये भी कोलकाता में, वंदे मातरम भी कोलकाता में, राष्ट्रगान भी कोलकाता में, दोनों के दोनों। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ, जहाँ पे मुस्लिम लीग से समझौता होता है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। कांग्रेस का आपका लाहौर अधिवेशन कब होता है? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की बात की जाती है। देन क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ? तो कराची अधिवेशन 1931 में हुआ। यहाँ पे मौलिक अधिकारों की मांग, जो फंडामेंटल राइट्स है उनकी मांग की जाती है कि भाई मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। 1929 के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और 1931 के जो अध्यक्ष थे मेरे भाई कराची अधिवेशन के, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ चुके हैं। तो और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो वो एनी बेसेंट थी और पहली महिला भारतीय पूछी है तो सरोजनी नायडू थी। तो ये सारी बात आपको याद रखनी है। और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे आपके अबुल कलाम आजाद, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री। अबुल, एक है अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन है, एक है अबुल कलाम जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।